सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप तुम लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। दिस इज मी सत्यांश शर्मा। और कल मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी बेसिकली, जिसमें बता रहा था तुम लोग को कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से पढ़ने चाहिए। बेसिकली जेई मेंस और नीट वालों के लिए ये सीरीज होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स का लेवल इसमें कंपेरेटिवली लो रहता है एडवांस से। तो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की वीडियो बनाएंगे, बट अभी फिजिक्स की ही एक सीरीज चल रही है। मैथ्स की भी मैं जल्दी लाऊंगा। एक्चुअली मैथ्स की इसलिए टाइम लग रहा है बिकॉज मैं तुम लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज भी देख रहा था कि तुम लोग काफ़ी डिमांड करते हो कि भैया कौन कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी रहती हैं। तो बेसिकली मैं एक्सप्लोर कर रहा था फ्री और पेड दोनों को कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर रहती हैं। उस पर भी जल्दी एक वीडियो आने वाला है। और ये बेसिकली मैंने इसके लिए कमेंट सेक्शन में पूछा था कि किस किस डाउट्स, कौन कौन से टॉपिक्स में डाउट्स है तुम लोगों को। तो पहला रोटेशनल मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा था, फिर कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को एनएलएम के भी डाउट्स भेजे थे, कुछ लोगों ने कोनिक सेक्शन और कोऑर्डिनेट का भी भेजा है। लेकिन मैंने बताया जैसे कि मैथ की वीडियो अभी आएगी, टेस्ट सीरीज बेसिकली मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसमें मैं तुम लोग को वो भी बताऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कि किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। और जैसा कि तुम लोग जानते हो ये चैप्टर बेसिक होता है क्लास 11th का, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने मतलब इस चैप्टर को अगर तुमने नहीं टच किया, अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो तुम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। चाहे वो फ्रिक्शन हो, वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, रोटेशनल हो, फ्लूइड्स तक भी हो, ठीक है। उसमें F = ma जो होता है वो तुम्हारी इक्वेशन यूज होती है। इसलिए ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स नहीं करोगे फिर भी थोड़े हद तक चल जाएगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स का वेटेज जेईई मेंस में रिड्यूस कर दिया गया, बट एनएलएम नहीं करोगे तो काफी नुकसान होने वाला है। इसलिए ये चैप्टर करना है। अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि थ्योरी इसकी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। थ्योरी इसकी इंपॉर्टेंट रहती है और हर चैप्टर की बेसिकली थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती है। यही पे पता लग जाता है कि हमारा चैप्टर कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुआ है, राइट। क्योंकि अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो सॉल्व होने नहीं वाले। अब थ्योरी पढ़ें कहाँ से? तो जो लोग कोचिंग जा रहे हैं वहाँ टीचर्स उनको एक्सप्लेन कर दे रहे होंगे। बाकी फिर सेल्फ स्टडी घर पे आके कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वाली बुक HC वर्मा सर वाली पढ़ सकते हो। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो HC वर्मा सर वाली बुक पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि भैया HC वर्मा सर वाली जो बुक है वो काफ़ी कॉन्साइज है, उसमें बहुत मतलब कम स्पेस में थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जो कि एक सेल्फ स्टडी वाले एस्पायरेंट को समझ नहीं आ रहा होता है, राइट। तो उसके लिए फिर मैंने बताता रहता हूँ हर वीडियो में कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स या रेस्निक हैलिडे वॉकर जैसी फॉरेन ऑथर्स की बुक आती है वो रेफर कर सकते हो, या फिर अरियंत या सिंगेज में भी रेफर कर सकते हो। उसमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, दो उसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं तो उसको टाइम लगता है कंप्लीट करने में। तो बेसिकली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करना है हमें। अब थ्योरी में कैसे फोकस करना है, थ्योरी को कैसे पढ़ना है? इस चैप्टर में सबसे बड़ी गलती जो सबसे होती थी, मेरे से भी होती थी, कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं। बेसिक्स इन द सेंस कि व्हाट इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक रखा है M मास का, या ऐसे नहीं, वेज मान लेते हैं एक ये वेज रखा हुआ है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, राइट। अगर ये अभी एक्सेलरेशन नहीं मान लें, या मान भी सकते हैं, ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका कोफिशिएंट म्यू है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब अगर कोई कहता है इसका FBD बनाओ तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि यार m का इसका FBD भी इसी में बनाए। तो ये समझना होता है कि FBD होता क्या है। FBD बेसिकली एक बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेता है। स्मॉल जो m है इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, फिर इस पे FBD बना दिया इसका नॉर्मल ऐसे, और वेट ये mg, यहाँ ma, स्यूडो फोर्स लगा सकते हो, या फिर इसके ऊपर तो स्यूडो फोर्स लगाओगे तो ये पीछे चला जाएगा, और फिर वैसे ही फ्रिक्शन वगैरह फ्रिक्शन हो जाएगा। ये हो जाता है इसका, ठीक है। और इस वाले बड़े वाले मास को ऐसे मान लो तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगता है, इसका भी वेट mg, राइट। ऐसे करके जो भी आगे डायग्राम बनता है, ये बेस्ट तरीका रहता है किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने का। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही यही होता है कि ब्लॉक को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, बट हम लोग क्या करते हैं कि इसी पे बना लेते हैं, इस पे एक नॉर्मल बना देते हैं और ऐसे एक नॉर्मल दिखा देते हैं, तो उससे फिर कन्फ्यूजन होने लगता है। तो तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से समझना होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज दिख रही है उसको दिखा दिया। थर्ड पॉइंट ये है कि व्हाट आर द लॉज। लॉज जो होते हैं, न्यूटन सर ने जो लॉ दिए, न्यूटन जी ने, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ मैंने यहाँ लिख रखा है। क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें हम लोग एक गलती करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट F इज नॉट इक्वल टू ma, बट F इज इक्वल्स टू
डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है सारी। F इक्वल टू एम ए होता ज़रूर है, बट ये हर केस, कुछ केसेस में नहीं वैलिड रहता है। कुछ केसेस में एक आध क्वेश्चन है एरोडोव में वो दिया हुआ है, बट उस मेंस लेवल पे चल जाता है ये, ठीक है। मैं ऐसे एक जनरल बता रहा हूँ कि हमें हमेशा कोई अगर पूछे तुमसे कि सेकंड लॉ क्या होता है, तो तुम बोलो F इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इक्वल टू एम ए मत बोलना, F इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को आगे जब मोमेंटम को तुम m रख देते हो, d बाई डी टी ऑफ एम वी। अब कुछ क्वेश्चंस में ये तो मेंस लेवल पे हो जाता है कि मास जनरली कांस्टेंट रहता है, मास बाहर ले देते हैं, d बाई डी टी ऑफ वी कर देते हैं, ये आ जाता है ma। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये मास वेरिएबल रहता है, तो उसके लिए v बाहर करते हैं, v डी एम बाई डी टी हो जाता है। अब तुम इसको नहीं कह सकते कि ये f इक्वल टू एम है, ये f इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी हो गया। इसलिए मैं कह रहा था कि f इक्वल टू डी पी बाई डी टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन f इक्वल टू एम ए। हाँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेंस और नीट में चल जाता है, बट एडवांस में कभी कभी वेरिएबल मास वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तुमने देखे होंगे रॉकेट प्रोपल्शन जैसे है, HC वर्मा सर वाली बुक में भी दिया है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो वो बेसिकली वी डी एम बाई डी टी वाला हो जाता है। एंड बेसिकली मेन यही था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कैसे पढ़ें। थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट FBD है, ठीक है। और इक्वेशन लिखना आना चाहिए तुम्हें, राइट। इक्वेशन लिखना है, मान लो m मास है, ऐसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। रुको मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ए एक्सेलरेशन से ही नीचे जा रहा है, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे। तो अब इधर आगे बढ़ रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा। अब आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखने का तरीका है कि हॉरिजॉन्टल इक्वेशन अलग रहती हैं और वर्टिकल अलग रहती हैं। वर्टिकल फोर्सेस की अलग इक्वेशन बनती है, हॉरिजॉन्टल की अलग बनती है। हॉरिजॉन्टल में F लग रहा है, डायरेक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन अगर तुमने पॉजिटिव ले लिया तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो F माइनस, वैसे भी तुम्हें दिख रहा है कि एक आगे जा रहा है एक पीछे, तो बेसिकली माइनस करेंगे दोनों को। F अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो बड़ा फोर्स होगा ऑब्वियसली। कोई भी ब्लॉक को अगर तुम इधर खींचोगे और ये इधर ही मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से ज़्यादा है। तो F माइनस एफ इक्वल टू एम ए। एक इक्वेशन ये हो गई, वैल्यू वगैरह तुम्हें दी होगी। और तुम देख रहे हो वर्टिकल में उस ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकल में कोई ऐसा एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ ऐसे बढ़ रहा है ये ब्लॉक, वर्टिकल में नहीं जा रहा है। तो बेसिकली वर्टिकल में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो तभी होता है जब फोर्सेस बैलेंस रहती हैं। तो n mg के बराबर है। ये पता होना चाहिए कि कब हॉरिजॉन्टल में हमें फोर्स बैलेंस करनी है, कब वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करनी है। सो दैट्स इट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे इस चैप्टर को अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। और अगर बात करें रिसोर्सेज की, मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसको तुम फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू।